आज हम लोग डिस्कस करेंगे FST9। तो लेट्स स्टार्ट विद पेपर 1 क्वेश्चन नंबर 41। इसमें आपसे पूछा गया है कि सिलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट। तो वन बाय वन स्टेटमेंट देखते चलते हैं और देखते हैं कि इसमें से करेक्ट कौन सा होगा। तो ऑप्शन ए में क्या मेंशन किया हुआ है इन्होंने कि कैल्शियम क्लोराइड द डिसोल्यूशन ऑफ कैल्शियम क्लोराइड .6H2O इन द लार्ज वॉल्यूम ऑफ वाटर इज एंडोथर्मिक इन द एक्सटेंट ऑफ 3.5 किलो कैलोरी। पहले तो इस रिएक्शन को हम लोग लिख लेते हैं। ये रिएक्शन क्या है कि कैल्शियम क्लोराइड आपने लिया .6H2O, ठीक है। ये जब वाटर के साथ लार्ज वॉल्यूम ऑफ वाटर हम लोग प्रोवाइड कर रहे हैं तो ये कैल्शियम क्लोराइड अक्वस फॉर्म में जाएगा। अलॉन्ग विद 6H2 आप मेंशन करना चाहो तो कर सकते हो। नेक्स्ट बात करें तो ये तो रहा, इसके लिए डेल H1 मैं मेंशन कर देता हूं। डेल H1 क्या दिया हुआ है 3.5 किलो कैलोरी पर मोल, करेक्ट। तो अब नेक्स्ट जो है देखो आप, तो सेकेंड क्या बोला है कि जब कैल्शियम क्लोराइड .6H2O ये हम लोगों ने लिया, कैल्शियम क्लोराइड सॉलिड, इसके मतलब रिएक्शन के लिए दिया हुआ है डॉट प्लस 6H2O, ये फॉर्म क्या करेगा कैल्शियम क्लोराइड .6H2O। इस केस में क्या बोला गया है तो ये डेल H2 हम लोग का मेंशन किया गया है। क्या मेंशन किया इन्होंने, तो मेंशन किया इन्होंने -23.2 किलो कैलोरी पर, ठीक है। आपको क्या निकालना है, रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन क्या पूछा है, तो पूछा है द हीट ऑफ सोल्यूशन ऑफ कैल्शियम क्लोराइड सोल्यूशन, यानी कि कैल्शियम क्लोराइड अगर वाटर में रखा जाए तो कैल्शियम क्लोराइड से सॉलिड कैल्शियम क्लोराइड एक्वस में कन्वर्ट होने में इसमें कितना आपको जो है करेस्पॉन्डिंग एनर्जी चाहिए होगा। तो ये डेल H मान ले, अज्यूम कर ले। अब रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन हमारा ये है, तो रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन को अगर मैं लिखना चाहूं किसके टर्म में लिख सकते हैं, फर्स्ट और सेकंड के टर्म में लिखा जा सकता है। तो फर्स्ट प्लस सेकंड हम लोग का रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन हो जाएगा। तो आप कर लो इसमें 3.5 माइनस 23.2 दैट विल बी कितना वैल्यू आएगा, क्लियरली आपका -19.7, और यही हम लोग का दिया भी है किलो कैलोरी पर मोल, यानी कि ए आंसर इज करेक्ट, ए इज करेक्ट। बी की बात करते हैं। बी में क्या मेंशन इन्होंने बोला है कि इफ द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑफ A2 to 2A, ये इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इन्होंने बोला है एट 500 केल्विन, क्या दिया हुआ है एट 500 केल्विन, क्या कांस्टेंट दिया हुआ है 10⁻⁻10, और 700 पे क्या दिया हुआ इन्होंने दैट इज 10⁻⁵। अब क्वेश्चन में क्या बोला है कि देन द रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक। अब कैसे पता किया जा सकता है, तो यहां से यहां देखो कि जब मैं टेम्परेचर बढ़ा रहा हूं, राइट, टेम्परेचर 500 से 7 डिग्री सेल्सियस केल्विन हुआ, तो क्या हुआ इस रेट पे क्या इफेक्ट पड़ा कि दैट इज गोइंग टू इंक्रीज, यानी कि तब ये तभी होगा जब ये रिएक्शन क्या रहा होगा एंडोथर्मिक इन द नेचर, यानी कि ये आंसर हम लोग का रॉन्ग है, बी इज इनकरेक्ट, क्योंकि इन्होंने एक्सोथर्मिक मेंशन किया है। सी की बात कर लेते हैं। सी के केस में क्या है, तो यूरेनियम 235 ये कन्वर्ट हो रहा है लेड में Pb20782, साथ में जो है सम अल्फा पार्टिकल जनरेट कर रहा है। जैसे मैं अज्यूम कर लेता हूं यहाँ पे जो है इसका 4 और 2 कंसीडर किया ही जाता है एटॉमिक नंबर, तो एक अमाउंट इसका जो है जनरेट हो रहा है। साथ में बीटा पार्टिकल है जिसको मैं रिप्रेजेंट करना चाहूं तो -y और 0, इसको y में कंसीडर कर लेता हूं। अब आप इसको बैलेंस कर लो। बैलेंस कैसे करोगे, तो जो है लेफ्ट और राइट हैंड साइड, क्योंकि मास कंजर्व रहना चाहिए और इसमें कंजर्व करेंगे। तो देखो आप ऊपर को बैलेंस करते हैं तो 4x + 207 दैट इज इक्वल टू 235। अभी कितना वैल्यू दे देगा, तो 35 - 7 28 डिवाइड बाई 4, x की वैल्यू हो जाएगी आपकी 7, तो x की वैल्यू 7। दूसरा इक्वेशन क्या बन के आएगा, तो आप देख लो इस केस में 82 + 2x - y इक्वल टू हाउ मच 92। अगर आपको पता है कि यहाँ पे तो हम लोग को वैल्यू पहले से ही पता है कि जो है x की वैल्यू 7 है, तो यहाँ 82 + 14 - y इक्वल टू 92 कितना आ जाएगा ये, तो y की वैल्यू हो जाएगी 4, क्लियरली। तो हम लोग से यही पूछा हुआ है x + y की वैल्यू, तो x + y कितना हो जाएगा, हम लोग का आंसर हो जाएगा 7 + 4 दैट इज 11। मेंशन किया हुआ है, बोला कि नंबर ऑफ अल्फा एंड बीटा पार्टिकल एमिटेड विल बी 11, क्लियरली सी ऑप्शन इज करेक्ट। डी ऑप्शन की बात कर लो, तो डी में क्या बोला है इन्होंने कि एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ अल्कोहल बॉइलिंग पॉइंट 64.7 एंड द वाटर बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस हैज अ वेपर प्रेशर मोर देन दैट ऑफ वाटर। बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर है, क्योंकि वाटर और एथेनॉल का जो
सोल्यूशन होगा नॉन आइडियल सोल्यूशन होगा। साथ में पॉजिटिव डेविएशन भी दिखाता है, निगेटिव डेविएशन नहीं दिखाएगा। क्योंकि क्या होता है पॉजिटिव डेविएशन दिखाने के पीछे रीजन ये है कि वाटर में जो हम लोग इंटरेक्शन देखते हैं, वाटर का जो इंटरेक्शन होगा वो इंटरेक्शन हाइयर होगा जब हम लोग वाटर को इथेनॉल के साथ इंटरेक्ट कराना चाहेंगे या मेथनॉल के साथ में, बिकॉज जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है वीकर हो जाएगी। तो ये बिल्कुल करेक्ट है कि बोला गया कि वेपर प्रेशर मोर देन दैट ऑफ वाटर बिल्कुल इंक्रीज कर जाएगा जब इंटरेक्शन जो है डिक्रीज हो रहा है मॉलिक्यूल के अंदर, वाटर मॉलिक्यूल के अंदर। तो अब इसलिए सॉल्यूशन के अंदर इंटरेक्शन डिक्रीज होगा तो वेपर प्रेशर इज गोइंग टू इंक्रीज इन दैट सिनेरियो। डी इज आल्सो करेक्ट, यानी कि इस केस में 41 में ए सी एंड डी विल बी करेक्ट। 2 देखो क्या दिया है, फॉर अ गैस प्लॉट बिटवीन डी बाई पी मींस डेंसिटी बाई प्रेशर वर्सेस प्रेशर इन्होंने मेंशन किया हुआ है, वेयर डी इज डेंसिटी एंड पी इज द प्रेशर एट द 300 केल्विन। तो कर्व कुछ इस तरीके से बना हुआ है डी बाई पी का, किसी गैस के लिए इन्होंने कुछ इस तरीके से कर्व बनाया विद पॉजिटिव स्लोप के साथ में। अब इसमें कुछ स्टेटमेंट इन्होंने मेंशन किया हुआ है एट 300 केल्विन पे इसको बनाया हुआ है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट अबाउट द गैस। अब जो है थोड़ा सा इस चीज को समझे कि रिलेशन एक्चुअली में आता कैसे है। अगर हम लोग जाए पीएम इक्वल टू डी आर टी होता है, अगर पीएम इक्वल टू डी आर टी होता है तो मैं डी बाई पी का कर्व अगर मेंशन करना चाहूं तो डी बाई पी क्या हो जाएगा, एम बाई आर टी। आपको पता है कि एम कांस्टेंट है, दैट इज मोलर मास, आर यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है, तो बोथ इज कांस्टेंट। अगर टेम्परेचर कांस्टेंट रखा गया है तो इन दैट केस ये पूरा का पूरा जो है थिंग कांस्टेंट होना चाहिए जब ये कि आइडियल बिहेवियर दिखाता है। यानी कि इन दैट केस क्या देखने को मिलता है आपका कि डी बाई पी का जो कर्व होता ये स्ट्रेट लाइन होता फॉर आइडियल के केस में, लेकिन ये तो जो है कुछ पॉजिटिव स्लोप के साथ में। अब इसमें देखो इनकरेक्ट स्टेटमेंट बोला गया कि द गैस फॉर नॉन आइडियल बिहेवियर, बिल्कुल करेक्ट है बिकॉज आइडियल के केस में तो ये कर्व होता, ये आपका नॉन आइडियल का केस है तभी ये ऐसा कर्व दिख रहा है, तो ये नॉन आइडियल है। देन बात करते हैं बी ऑप्शन के लिए, क्या बोला है, द कर्व शुड हैव द पॉजिटिव स्लोप फॉर द एन आइडियल गैस। ये इनकरेक्ट है, स्लोप जीरो होगा इस केस में, आपका स्लोप नहीं होगा पॉजिटिव स्लोप या निगेटिव स्लोप नहीं होगा, स्लोप जीरो होगा, यानी कि ये इनकरेक्ट है। सी ऑप्शन की बात करते हैं, द कर्व शुड बी पैरेलल टू प्रेशर एक्सिस ऑफ एन आइडियल गैस। बिल्कुल ये आइडियल गैस के लिए आपका होगा, नॉन आइडियल के केस में ये होगा, ये पैरेलल टू प्रेशर जो एक्सिस प्रेशर का है उसके पैरेलल होगा, यानी कि सी इज आल्सो करेक्ट। डी की बात कर ले, द प्लॉट ऑफ डी बाई पी वर्सेस टेम्परेचर ऑफ एन आइडियल गैस शुड हैव द पॉजिटिव स्लोप। तो अगर हम लोग डी बाई पी वर्सेस टेम्परेचर बनाना चाहें तो किस तरीके से बन के आएगा, ये कुछ आपका इस तरीके से दिख रहा है 1 बाई ए बाई एक्स, ये एक्स वाई इक्वल टू ए, मतलब हाइपरबोला टाइप का ये आपका बन के आ रहा है, यानी डिक्रीज कर रहा है, पॉजिटिव स्लोप नहीं होगा, ये डिक्रीज कर रहा है, इस तरीके से डिक्रीजिंग स्लोप है जब हम लोग टेम्परेचर वर्सेस डी बाई पी कंसीडर करें, तो दैट इज आल्सो इनकरेक्ट। यानी कि 42 में अगर आंसर कंसीडर करोगे तो बी एंड डी आर इनकरेक्ट, यानी कि यही हम लोग का ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 43 थ्योरेटिकल बेस्ड प्रॉब्लम है जो कि एटॉमिक स्ट्रक्चर के डिफिनीशन पॉइंट से ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है क्लियरली। आपका ऑप्शन ए में क्या बोला है, द रेडियल डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन 4 पाई r square psi square dr gives the probability at the particular distance along one chosen direction। ये शायद रॉन्ग है, इन्होंने जो मेंशन किया हुआ है प्रोबेबिलिटी एट द पार्टिकुलर डिस्टेंस, ये गलत है। रेदर इसको अगर ये मेंशन किए रहते कि रेडियल डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन गिव्स द प्रोबेबिलिटी एट पार्टिकुलर रीजन, रीजन कौन सा डिफाइन होगा, तो r से लेके r प्लस dr के बीच में, इस रीजन के बीच में प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन कितना है ये बताता है हम लोग का जो ये एक्सप्रेशन है 4 पाई r स्क्वायर साई स्क्वायर dr, तो उस रीजन के बारे में बताता है जो हम लोग का निकल के आता है उस रीजन में, स्पेस में, यानी कि ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। देन बात कर ले ऑप्शन बी, साई स्क्वायर आर गिव प्रोबेबिलिटी डेंसिटी एट द पार्टिकुलर डिस्टेंस, सही है। ये आपका जो है बी क्या होगा, ये साई स्क्वायर आर एट गिवन आर डिस्टेंस पे ये प्रोबेबिलिटी डेंसिटी को रिप्रेजेंट करता है। अब इसको हम लोग जो है डीवी से मल्टीप्लाई करते हैं, जब अगर बात किया जाए साई स्क्वायर इनटू डीवी, डीवी क्या होता है, तो साई स्क्वायर आर इनटू 4 पाई आर स्क्वायर dr, यही हम लोग का डीवी होगा। ये प्रोबेबिलिटी जो है आपका दिखाता है, और ये प्रोबेबिलिटी डेंसिटी, सही है, ये बी आंसर इज करेक्ट। देन बात करें फॉर एस ऑर्बिटल, सी ऑप्शन की बात करते हैं, तो फॉर एस ऑर्बिटल साई आर थीटा फाई, साई आर थीटा फाई क्या बोला है कि इज इंडिपेंडेंट ऑफ थीटा एंड फाई, बिल्कुल करेक्ट है कि अगर कंसीडर करते हैं इसमें एस ऑर्बिटल के लिए, अगर एस ऑर्बिटल की बात करें तो थीटा और फाई का कोई मीनिंग नहीं है, बिकॉज स्फेरिकली सिमेट्रिकल है, अगर हर आर डिस्टेंस पे आपको सेम प्रोबेबिलिटी मिलने का चांसेस है, तो इन दैट प्रोबेबिलिटी इक्वल है हर
पार्टिकुलर किसी भी डायरेक्शन में हम लोग जाए तो थीटा एंड फाई से इंडिपेंडेंट है। और यही रीजन होता है कि कहीं ना कहीं यल वैल्यू इसकी जीरो होती है अगर इस केस में कंसीडर करो, और एमएल वैल्यू भी जीरो होती है फॉर एस ऑर्बिटल के लिए। देन बात करते हैं इस केस में डी का। 2p ऑर्बिटल विथ azimuthal quantum number n equal to 2, l equal to 1 and m equal to 0 also show angular dependence। करेक्ट है, बिकॉज 2p अगर कंसीडर किया जाए तो ये जो क्या मेंशन किया है n equal to 2 क्लियरली है, l equal to 1, ये चीज इसको दिखा रहा है कि एंगुलर डिपेंडेंट है, यानी कि थीटा पे डिपेंड करेगा। भले इसकी m की वैल्यू 0 है यानी फाई पे ना डिपेंड करे, लेकिन थीटा पे ये डिपेंड करेगा, यानी कि एंगुलर डिपेंडेंस है इसका जो कि थीटा है। अब इस केस में आप देख लो कि कौन सा आंसर करेक्ट है। क्लियरली आपका बी, सी एंड डी आंसर विल बी करेक्ट इन द केस ऑफ। क्वेश्चन नंबर 44 में आपसे आयनिक इक्विलिब्रियम का प्रॉब्लम रखा हुआ है। बोला है 20 ml ऑफ 0.05 मोलर सोल्यूशन ऑफ कॉन्जुगेट एसिड ऑफ अल्फा अमीनो एसिड मिथायोनिन, मिथायोनिन का इन्होंने लिया हुआ है H2A+। ठीक है, कितना लिया हुआ है इन्होंने अमाउंट इसका H2A+ का, ये बोला है इन्होंने 20 ml एंड 0.05 मोलर, ये इन्होंने सोल्यूशन कंसीडर किया हुआ है। अब बोला है द पीके ऑफ COH ग्रुप इज मिथायोनिन इज 2.8 एंड पीकेबी ऑफ बेसिक ग्रुप इज 4.8। तो क्या हम लोग पीके निकाल सकते हैं बेसिक ग्रुप का? जो बेसिक ग्रुप होगा उसका पीके कितना हो जाएगा? तो 40 माइनस 4.8 कितना वैल्यू दे देगा? आप क्लियरली देख सकते हो 2, ये आपका पीके आ जाएगा किसका? तो इसके कॉन्जुगेट एसिड का। अब देखो इसमें 1 by 1 ऑप्शन कंसीडर करते हैं। पिक द करेक्ट स्टेटमेंट अमंग द फॉलोइंग। पहला आपको मेंशन क्या किया है? द पीएच ऑफ ओरिजिनल अमीनो एसिड सॉल्यूशन इज, उसके लिए क्या जाएगा? तो एक ओरिजिनल केस में क्या होगा? एक एसिड की तरह बिहेव करेगा, ये ऑब्वियसली एसिड की तरह जाएगा। तो इस एसिड को आप पीएच कैसे निकालते हो? आप वीक एसिड का पीएच वाला फॉर्मूला लगा सकते हो, वहां से जो है क्या निकल के आएगा? 1/2 pK1, इसको मैं pK2 कंसीडर कर लेता हूं। इसका जो pK1 इन्होंने मेंशन किया हुआ है 2.8, ये कंसीडर कर लेते हैं। अब जो है यहां पे क्या यूज किया जाएगा? इस एसिड के लिए निकालना है तो pH इक्वल टू हाफ pKa1 माइनस log C। इसको आप जो है आगे का स्टेप देखो आप, इसमें कैसे हो जाएगा? 1/2 pK1 की वैल्यू इन्होंने मेंशन किया है दैट इज 2.8 और log C कितना दिया हुआ है? 0.05 मोलर दिया हुआ है, यानी 5 × 10⁻²। तो अगर मैं इस वैल्यू को रखूंगा तो क्या हो जाएगा? 2 log 5/3। log 5 कितना दिया हुआ है? तो 0.7। तो 1/2 2.8 2 × log 5 कितना आ जाएगा? तो ये आपका वैल्यूज आ जाएगा 0.7 × 2 1.4। तो ये रख दो आप 1.4। कितना आ जाएगा? ये 1/2 2, इसको अगर मैं ऐड करूं तो कितना आ जाएगा? 4.2। ठीक है, ये आंसर हो जाएगा। ये कितना दे देगा आंसर? तो ये आपको दे देगा 2.1 के आसपास में, अराउंड नियरली यही वैल्यू आपका दिया हुआ है, यानी कि ऑप्शन ए इज करेक्ट। बी की बात करते हैं। बी में क्या दिया हुआ है? तो पीएच ऑफ सॉल्यूशन वाज 2.8 व्हेन 10 ml ऑफ 2.05 NaOH इन द सॉल्यूशन इज एडेड टू द ओरिजिनल सॉल्यूशन। अब देखो आप, दूसरा केस क्या होगा कि H2A+ इन्होंने लिया, इसमें इन्होंने बेस यूज किया है NaOH, ये क्या होगा? ये इस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा HA+, यहां से HA निकल आएगा और साथ में H2O बना लेगा। ठीक है, ये केस होगा आपका। अब यहां से इस चीज को आप इस तरीके से समझना, क्या मेंशन किया हुआ है? तो इनिशियली इसको कितना लिया गया था? ये जो एसिड था ये हम लोगों ने लिया 20 मिलीमोल्स हम लोगों ने लिया हुआ है, 20 × 0.05। तो केस क्या हो जाएगा? अगर आप इसको लिखना चाहो तो कितना आ जाएगा? ये आपका आ जाएगा 1 मिलीमोल्स। ठीक है, ये इनिशियली लिया गया है। अब इसमें क्या किया गया है? ये T = 0 आप जस्ट एज्यूम कर लो। जब ये रिएक्शन कराया गया T = T, तो मेंशन क्या किया गया कि कितना हम लोगों ने NaOH यूज किया था? तो 10 ml ऑफ 0.05 यानी कि 0.5 मिलीमोल। तो 0.05 मिलीमोल इससे कंज्यूम हो जाएगा, 0.05 कंज्यूम होगा, कितना रह जाएगा? 0.05 मिलीमोल, सॉरी 0.5 मिलीमोल कंज्यूम हुआ, ये रहेगा 0.5 मिलीमोल। ये कितना फॉर्म करा आपका? 0.5 मिलीमोल। ठीक है, तो ये किसका देख सकते हो कि ये तो ये सॉल्ट और एसिड वाला कॉन्सेप्ट हो गया। तो इस केस में आप चाहो सिंपली आप कैसे निकाल सकते हो पीएच? दैट पीएच इक्वल टू pKa1 प्लस लॉग ऑफ सॉल्ट बाय एसिड। सॉल्ट आपका क्या है? तो सॉल्ट आपका ये प्रोटोनेटेड फॉर्म में हो गया, ये आपका सॉल्ट बाय एसिड, ये आपका सॉल्ट हो गया, ये आपका एसिड हो गया। तो HA कंसंट्रेशन ऑफ HA डिवाइड बाय कंसंट्रेशन ऑफ H2A+, सही है।
तो इन दैट केस pk1 हम लोग को पहले से मेंशन किया हुआ है, दैट इज 2.8। अब आप रखोगे प्लस लॉग, ये तो दोनों सेम है, लॉग 0.5 लॉग 0 डिवाइड बाय 0.5 मींस लॉग 1, यानी कि 0 वैल्यू हो गया, यानी कि pH इक्वल टू 2.8 दैट इज गिवन। तो ये आंसर करेक्ट हो जाएगा। सी की बात करते हैं, तो सी के केस में जो है pH बोला है, pH ऑफ सॉल्यूशन वाज 6 व्हेन 20 ml ऑफ 0.05 NaOH इज एडेड। अब 0.05 20 ml आप ऐड करोगे तो इन दैट केस कितना बचेगा, ये तो कंप्लीटली कंज्यूम होकर इसी फॉर्म में चला जाएगा। और जब इस फॉर्म में चला गया तो इन दैट केस किस तरीके से काम कैसे निकाला जाएगा, तो इस केस में आप सिंपली pH का फॉर्मूला यूज कर सकते हो, दैट इज इक्वल टू pK1 प्लस pK2 बाई 2। बिकॉज फिर इन दैट केस तो ये एक बेस उस सॉल्ट की तरह काम करेगा, जिसका हम लोग जो है दोनों तरीके से हो सकता है, या तो डीप्रोटोनेट हो सकता है या प्रोटोनेट हो सकता है। उस केस में फॉर्मूला हम लोग का जाता है pK1 प्लस pK2 बाई 2। अब इस केस में रखो pK1 कितना दिया है 2.8, pK2 कितना है 9.2 डिवाइड बाई 2 कितना आ जाएगा इस केस में, तो जो है आपका ये वैल्यू हो जाएगा 9 प्लस 2 11 12 बाई 2 यानी कि 6 इज द pH वैल्यू। दे हैव गिवन सी ऑप्शन में जो है दिया हुआ है। तो क्लियरली डी तो नहीं करेक्ट हो सकता है बिकॉज इन्होंने 3.8 मेंशन किया है, तो इस केस में आंसर क्या हो जाएगा ए, बी एंड सी विल बी करेक्ट। तो क्वेश्चन नंबर 45 देखो, सॉल्यूशन चैप्टर से इन्होंने प्रॉब्लम क्या पूछा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट फॉर नॉन आइडियल लिक्विड ऑफ ए एंड बी शोइंग नेगेटिव डेविएशन। तो नेगेटिव डेविएशन का मीनिंग भी समझते चलते हैं। क्या बोला है कि ए लिक्विड है जो कि मिक्स किया गया है बी के साथ में, और ये मिक्स करने के बाद इंटरेक्शन क्या हो रहा है ए बी, ये निगेटिव डेविएशन दिखा रहा है। निगेटिव डेविएशन का मीनिंग क्या हुआ कि जो इसमें एक फोर्सेज होंगे इंटरेक्शन फोर्स, और इसमें जो इंटरेक्शन फोर्स होंगे इससे कहीं ज्यादा ये इंटरेक्शन फोर्स होगा। इसकी वजह से क्या होगा कि वेपर प्रेशर रिड्यूस होगा, स्लाइटली वेपर प्रेशर में डिक्रीज होगा, इसलिए बोला जाता है निगेटिव डेविएशन। और इवन की जो डेल एच है मिक्सचर का वो भी निगेटिव होगा, यानी कि एक्सोथर्मिक इन द नेचर होगा ये। तो ये बोला जा सकता है कि ए और बी का जो इंटरेक्शन है दैट इज ग्रेटर देन ए इंटरेक्शन और पीवी इंटरेक्शन, तभी ये पॉसिबल है बी और बी के बीच का इंटरेक्शन, तभी हम लोग इसको बोलते हैं निगेटिव डेविएशन। अब ऑप्शन पे आते हैं, क्या बोला है पहला ऑप्शन, बोला गया है कि डेल वी मिक्सर इज निगेटिव एज इंटरेक्शन बिटवीन मॉलिक्यूल्स ए बी इज लो। नहीं, गलत है, क्योंकि जो है ए बी के बीच में जो इंटरेक्शन है वो हाई है, तो यानी कि नो डाउट डेल वी ऑफ मिक्सचर इज गोइंग टू बी नेगेटिव, but at the same time AB interaction because the interaction between A and B is higher। तो जो है इस केस में A incorrect है but on the same type B is also correct, तो B हम लोग correct consider कर सकते हैं। then अगर बात करें नेक्स्ट ऑप्शन की, क्या बोला है कि डेल जी इज इक्वल टू निगेटिव एज मिक्सिंग इज स्पॉन्टेनियस, बिल्कुल करेक्ट है, दैट इज डेल जी इज गोइंग टू बी निगेटिव, दैट्स व्हाई इट इज गोइंग टू बी स्पॉन्टेनियस इन द प्रोसेस। ठीक है, देन डी ऑप्शन, डेल एस सराउंडिंग इज पॉजिटिव या डेल एस मिक्स इज निगेटिव। हम लोगों ने मेंशन किया कि डेल एस मिक्स निगेटिव है, यानी क्या होगा कि जो सॉल्यूशन से एनर्जी रिलीज होगा डी क्यू सम एंडोथर्मिक प्रोसेस। जब यहाँ पे ये डी क्यू गेन कर रहा है प्लस डी क्यू, तो जो है सराउंडिंग का क्या होगा, एंट्रोपी कैसे लिखा जाएगा, डी एस इक्वल टू सराउंडिंग के लिए आप लिखोगे डी क्यू बाई टी, ये डी क्यू तो पॉजिटिव रहा, तो यानी कि डी एस सराउंडिंग क्या होगा इस केस में, आपका डी एस सराउंडिंग हो जाएगा आपका पॉजिटिव। तो क्लियरली आपका डी आंसर इज करेक्ट। तो इस केस में आपका कौन सा आंसर करेक्ट हो जाएगा, बी, सी एंड डी विल बी करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 46 आपको मेटलर्जी से क्वेश्चन पूछा हुआ है। क्या बोला है कि जब ड्यूरिंग द प्रोडक्शन ऑफ आयरन एंड स्टील, जो हम लोग इसको मेथड फॉलो करते हैं, इसमें क्या है, ए ऑप्शन में क्या बोला है कि द ऑक्साइड और इज प्राइमरीली रिड्यूस टू द आयरन बाय सॉलिड कोक अकॉर्डिंग टू द रिएक्शन। मींस इन्होंने मेंशन किया हुआ है कि Fe2O3 और ये 3 कार्बन के साथ में ये फॉर्म करेगा 4Fe प्लस C। ये प्राइमरीली रिएक्शन नहीं होता है, रिएक्शन हम लोग का होता है कि कार्बन जो कोक प्रेजेंट होता है वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके कार्बन मोनोऑक्साइड फॉर्म करता है। तो जो रिडक्शन का काम करता है इस पूरे प्रोसेस में, मेटलर्जी ऑफ आयरन में, या एक तरीके से प्रोडक्शन ऑफ आयरन की बात करें तो उसमें कार्बन की जगह कार्बन मोनोऑक्साइड एज अ प्राइमरीली काम करता है। तो होता क्या है कि कार्बन कन्वर्ट होता है ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके कार्बन मोनोऑक्साइड में, और ये कार्बन मोनोऑक्साइड जो है इसको रिड्यूस करने का काम करता है और फॉर्म करता है Fe। ठीक है, तो जो है ये ऑप्शन हम लोग का ये करेक्ट नहीं हो सकता। बी ऑन द अदर हैंड करेक्ट है, बिकॉज इन्होंने क्या मेंशन किया है, द ऑक्साइड और इज रिड्यूस बाय कार्बन मोनोऑक्साइड अकॉर्डिंग टू द रिएक्शन। बिल्कुल करेक्ट है, इस तरीके से ये कन्वर्ट होगा और ये फॉर्म करेगा CO2।
ठीक है, दैट इज करेक्ट। सी की बात करते हैं, द मेजर सिलिका इम्प्योरिटीज आर रिमूव्ड एज अ कैल्शियम सिलिकेट स्लैग बाय द एडिशन ऑफ फ्लक्सिंग एजेंट लाइमस्टोन। बिल्कुल, हम लोग जब लाइमस्टोन यूज करते हैं, क्या होता है लाइमस्टोन, कैल्शियम ऑक्साइड जो हम लोग का स्लैग होता है SiO2, ये क्या फॉर्म करता है, कैल्शियम SiO3, कैल्शियम सिलिकेट, और ये स्लैग के फॉर्म में निकाला जा सकता है, यानी कि सी इज ऑल्सो करेक्ट। डी पोजीशन क्या है, द स्लैग कंटेनिंग फास्फोरस इज यूज एज द फर्टिलाइजर। बिल्कुल, बिकॉज जो है जो फास्फोरस कॉन्टेनिंग रहेगा, जो फॉस्फेट होंगे, खासकर ये कैल्शियम फॉस्फेट टाइप का ये हम लोग कंसीडर करते हैं, तो इस केस में आपको जो है देखने को मिलेगा कि दे कैन बी एक्ट एज अ फर्टिलाइजर, या ये कैन बी यूज एज द फर्टिलाइजर बिकॉज फास्फोरस इज देयर, यानी कि दैट ऑप्शन इज आल्सो करेक्ट। यानी 46 की बात करो आप, तो 46 के केस में बी, सी एंड डी आंसर विल बी करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 47, बोरान फैमिली से क्वेश्चन है, क्या बोला है कि व्हेन इनऑर्गेनिक कंपाउंड X हैविंग 3C2E as well as the 2C2E bond react with ammonia at certain temperature, give a compound Y isostructural with the benzene, compound X with the ammonia at high temperature produce a hard jet। तो जो है ये केस जो है सिंपल सा हम लोग को पता चल जाना चाहिए यहाँ से, जब आइडिया लग रहा है। क्या बोला है कि 3C2E एंड 2C2E हम लोग का जो है डाइबोरेन है बेसिकली, कुछ इस तरीके से। तभी इस बॉन्ड, इस कंपाउंड में हम लोग देखते हैं कि दो बॉन्ड ऐसे हैं, जैसे अगर कंसीडर करो 3C2E वाले जो दो बॉन्ड है, और 4 बॉन्ड हमारे ऐसे हैं जो 2C2E, इस तरीके से, ठीक है। तो ये केस है। अब B2S6 को क्या बोला है कि इन्होंने अमोनिया के साथ, गैस के साथ रिएक्ट कराते हैं, तो क्या बन के आता है आपको पता है कि B3N3S6, B3N3S6, इसको हम लोग जो है इनऑर्गेनिक बेंजीन भी बोलते हैं। क्यों? क्योंकि आप देखोगे कि ये जो स्ट्रक्चर इसका रहेगा, ये आइसो स्ट्रक्चरल है बेंजीन के, यही रीजन होता है कि इसको हम लोग जो है इनऑर्गेनिक बेंजीन से भी कॉल करते हैं। तो कुछ इस तरीके से ये आपका ये स्ट्रक्चर देगा, ठीक है, डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड, यहाँ पे आप पॉजिटिव चार्ज दिखा सकते हो। तो B3N3S6 ये आपका कंपाउंड हो गया Y। अब क्या बोला इन्होंने कि जब आप इसको एक्सेस में अमोनिया के साथ हाई टेम्परेचर पे हीट करते हो तो एक हार्ड सब्सटेंस बनता है। जब इसको आप अमोनिया के साथ फर्दर हीट करो तो ये बनाता है BNX, ठीक है, BNX ये फॉर्म करेगा, यही हार्ड मटेरियल है। अब इसके प्रॉपर्टीज पे क्वेश्चन इन्होंने पूछा हुआ है, तो ये तो रहा हम लोग का X, ठीक है, ये रहा Y और ये रहा Z। Z के भी स्ट्रक्चर के बारे में बात करेंगे। X क्या दिया हुआ है, X इज B2S6, बिल्कुल करेक्ट है। देन B क्या बोला है कि Z इज नोन एज इनऑर्गेनिक ग्रेफाइट, तो Z को इनऑर्गेनिक ग्रेफाइट की बात, इनऑर्गेनिक ग्रेफाइट बोलते हैं। क्यों बोलते हैं, तो थोड़ा सा अगर आप इसका स्ट्रक्चर देखो तो कुछ इस तरीके से ये स्ट्रक्चर इसका जाएगा, बोरॉन नाइट्रोजन, नाइट्रोजन बोरॉन, कुछ इस तरीके से इसका स्ट्रक्चर होगा, डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड। ये जो है इस तरीके से लिंकेज फॉर्म में रहेगा, यहाँ पे बोरॉन, अगर मैं इसको दिखाना चाहूँ, नाइट्रोजन बोरॉन नाइट्रोजन डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड, तो एक सीट फॉर्म में रहता है। इस वजह से इसको नेम भी हम लोग कंसीडर क्या करते हैं, इसका नेमिंग इसको कंसीडर किया जाता है, दैट इज इनऑर्गेनिक बेंजीन, इनऑर्गेनिक ग्रेफाइट, तो ये इसका नेमिंग हम लोग कंसीडर करते हैं। तो इस तरीके से सीट लाइक स्ट्रक्चर बनता है। तो बी इज ऑल्सो करेक्ट। जेड की बात करें, जेड बोला सी में ऑप्शन में कि जेड हैविंग स्ट्रक्चर सिमिलर टू ग्रेफाइट, बिल्कुल ग्रेफाइट भी सीट लाइक स्ट्रक्चर होगा और आपका ये भी सीट लाइक स्ट्रक्चर ही है, यानी कि दैट इज ऑल्सो करेक्ट। देन जो है डी की बात कर ले, जेड हैव स्ट्रक्चर सिमिलर टू एक्स, ये थोड़ा सा ऑप्शन गलत है, बोला गया कि सिमिलर टू एक्स, सिमिलर ये तो जो है इस तरीके से सीट फॉर्म में नहीं है, बट ये सीट लाइक स्ट्रक्चर दिया हुआ है, तो जो है डी ऑप्शन इज इनकरेक्ट। तो 47 के केस में आपका आंसर ए, आंसर बी, आंसर सी विल बी करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 48 में पूछा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीसीज इज ओनली वन कार्बन शेयर पर टेट्राहेड्रल। तो जो है अगर स्ट्रक्चर हम लोग देखें, पहला इन्होंने पायरोसिलिकेट दिया हुआ है ऑप्शन ए में, Si2O76-, ये स्ट्रक्चर दिया हुआ, कैसे जाएगा इसका स्ट्रक्चर, तो ये कुछ इस तरीके से हम लोग इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं। तो ये देख सकते हो एक टेट्राहेड्रल शेयर किया जा रहा है बिटवीन दिस टू, ठीक है, यहाँ से O माइनस पायरोसिलिकेट के केस में ये कुछ इस तरीके से मैं ड्रॉ कर सकता हूँ, ये पायरोसिलिकेट, ठीक है, ये रहा, ठीक है। तो ये हम लोग का करेक्ट होगा। बी की बात करें
तो क्रोमेट दिया हुआ है बी के केस में, डाइक्रोमेट। तो डाइक्रोमेट का भी कुछ इसी तरीके से होगा, Cr2O7 2 माइनस दिया हुआ है, ये भी कुछ वन टेट्राहाइड्रन वन कार्बन ही शेयर करेगा पर टेट्राहाइड्रन। कैसे जाएगा इसमें, तो CrO7 O माइनस डबल बॉन्ड O O माइनस डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड, ये आपका स्ट्रक्चर हो जाएगा। ये भी ये जो है एक कॉर्नर शेयर कर रहा है, जो है आप देख सकते हैं। इसमें सी की बात करें तो सी में क्या दिया हुआ है, H2O7 2 माइनस, तो ये भी तो हम लोग का वही हो गया, पायरो सल्फ्यूरिक एसिड हो गया, या एक तरीके से बोले हम लोग इसको अगर ड्रॉ करें इस तरीके से बन के आएगा O माइनस डबल बॉन्ड O माइनस डबल बॉन्ड, यानी कि ये भी ऑलमोस्ट सिमिलर स्ट्रक्चर टाइप का है बी के, यानी कि सी इज आल्सो करेक्ट। डी की बात करें तो साइक्लिक फॉर्म में आएगा, कैसे आएगा, Si3O9 6 माइनस दिया हुआ, एक इस तरीके से स्ट्रक्चर बन के आएगा। तो इस ऑक्सीजन के थ्रू जुड़ा रहेगा, ये कुछ इस सिलिकॉन ऑक्सीजन कुछ इस तरीके से जुड़ा रहेगा, और इससे फर्दर दो ऑक्सीजन जुड़े होंगे इस तरीके से। देख सकते हो कि इसमें कितने शेयर किए जा रहे हैं, इसमें 2 शेयर किए जा रहे हैं, 2 टेट्राहाइड्रन बिटवीन दिस टू मॉलिक्यूल। तो यहाँ पे 2 टेट्राहाइड्रन शेयर किया जा रहा है, यानी कि ये आंसर नहीं हो सकता है। तो 48 में अगर मैं बात करूं करेक्ट आंसर दैट विल बी A, B एंड C विल बी करेक्ट इन दिस। क्वेश्चन नंबर 49 कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का प्रॉब्लम है। पूछा गया है कि करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट द कोबाल्ट इथाइलिन डायमीन टेट्राएसीटेट, इसके बारे में इन्होंने स्ट्रक्चर के बारे में इन्होंने क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो स्ट्रक्चर आपके सामने है, देखते चलते हैं। बोला है कि टोटल नंबर ऑफ स्टीरियोआइसोमर्स व्हिच आर ऑप्टिकली एक्टिव इज 2। बिल्कुल, अगर इसमें देखो तो इसमें आपको एज अ प्लेन ऑफ सिमेट्री इसमें नहीं दिखेगी, तो प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है तो इसका एक अनदर आइसोमर्स हम लोग फॉर्म कर सकते हैं जो कि ऑप्टिकली एक्टिव होगा, यानी मिरर इमेज ऑफ दिस कंपाउंड। यहाँ पे इससे कंफ्यूज मत होना, दोनों का ओरिएंटेशन डिफरेंट डायरेक्शन में अगर इसको कंसीडर किया जाए तो ये ऑप्टिकली एक्टिव होगा, 2 आइसोमर्स इसके ऑप्टिकली होंगे। देन अगर बात करें बी, द नंबर ऑफ NCO बॉन्ड एंगल इज कॉम्प्लेक्स इन द कॉम्प्लेक्स इज 8। तो जो है इस बॉन्ड के बाद बात किया हुआ है नाइट्रोजन कोबाल्ट और CO। तो नाइट्रोजन कोबाल्ट CO एक बॉन्ड ये हो गया, नाइट्रोजन कोबाल्ट CO ये बॉन्ड हो गया, नाइट्रोजन कोबाल्ट मींस ईच नाइट्रोजन के साथ में जो CO का लिंकेज है इस तरीके से 4 है, तो 2 नाइट्रोजन है तो टोटल ऑब्वियसली 8 लिंकेज इस टाइप का हम लोग मॉलिक्यूल के अंदर देख पा रहे हैं, तो दैट इज करेक्ट। देन अब बात करें सी में, तो कोबाल्ट हैव ऑक्सीडेटर नंबर ऑफ +3। देख लो आप इसमें क्या दिया हुआ है, इसमें EDTF 4 माइनस दिया हुआ है, तो ऑब्वियसली जो है अगर इस केस में 4 माइनस है, कोबाल्ट 3 पे +3 होगा, तभी ये टोटल निगेटिव माइनस आया हुआ है, तो वो भी करेक्ट है। डी की बात कर ले, EDTF 4 माइनस इस और कोऑर्डिनेशन नंबर 6 दिया हुआ है ऑप्शन सी में, बिल्कुल ये कोबाल्ट 6 बॉन्ड बना रहा है, कोऑर्डिनेशन नंबर इज 6। डी ऑप्शन में क्या बोला है कि इथाइलिन डायमीन टेट्राएसीटेट इज चिलेटिंग लिगेंड, बिल्कुल ये रिंग साइक्लिक टाइप का जो है कोऑर्डिनेट कर रहा है, कोऑर्डिनेशन इसमें अकर हो रहा है साइक्लिक टाइप में, तो इस वजह से इसको हम लोग चिलेटिंग लिगेंड भी मेंशन कर सकते हैं। तो डी आंसर इज आल्सो करेक्ट। तो क्लियरली ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी एंड ऑप्शन डी ऑल ऑप्शन इज करेक्ट इन दैट। क्वेश्चन नंबर 50 देखो आप, तो अमाइड के रिएक्शन 2 बेसिक रिएक्शन दिए हुए हैं। ये क्या है, CONH2, इसको P2O5 के साथ ट्रीट किया गया है, तो ये डिहाइड्रेटिंग एजेंट है। क्या करेगा, यहाँ से H2O को रिमूव कर देगा और फॉर्म क्या करेगा, ये फॉर्म करेगा साइनेन, यानी कि बेंजीन नाइट्रेट C। ये हो गया हम लोग का प्रोडक्ट P जो कि मेंशन किया गया है। क्यों देखो, तो Q का 2 रिएक्शन इन्होंने दिया हुआ है। पहला इन्होंने ब्रोमीन इन द प्रेजेंस ऑफ KOH यूज किया हुआ है, जो कि हाफमैन डिग्रेडेशन रिएक्शन है, वो ब्रोमाइड डिग्रेडेशन हम लोग कंसीडर करते हैं। तो इन दैट केस क्या होगा कि जो अमाइड होता है, अगर याद हो वहां पे हम लोग अमाइड को 1 डिग्री अमाइंस में कन्वर्ट करते थे, तो होगा क्या 2 स्टेप प्रोसेस में, पहले ये अमाइन फॉर्म करेगा यानी कि एनिलीन फॉर्म करेगा, और जैसे ही आप इसको ट्रीट करोगे CSCl3 के साथ में, ये किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, आइसोसाइनाइड में, इस तरीके से। अब ऑप्शन में आते हैं कि जो है क्या क्या ऑप्शन दिया हुआ है। ऑप्शन ए की बात करें तो बोला है कि रिड्यूस प्रोडक्ट ऑफ P एंड Q विल बी मेटामर्स ऑफ ईच अदर। ठीक है, तो इसका अगर मैं कंसीडर करूं इसका हाइड्रोजनेशन, तो क्या हो जाएगा, ये CH2NH2 ये हो गया आपका 1 डिग्री अमाइन, और यहाँ पे अगर इसको मैं हाइड्रोजनेशन कराऊं यानी कि रिड्यूस कराऊं, तो ये क्या हो जाएगा, NHCH3। ठीक है, ये आपका हो जाएगा। आर द मेटामर्स ऑफ ईच अदर। देख लो आप एक बार कि मेटामर्स है क्या,
अब ये देखो तो ये 1 डिग्री अमाइंस है और ये 2 डिग्री अमाइंस है। ध्यान रहे कि 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री अमाइंस आपस में क्या होते हैं, दे आर फंक्शनल आइसोमर्स ऑफ ईच अदर, फंक्शनल आइसोमर्स। ठीक है, ये गलत हो जाएगा, ऑप्शन ई इज इनकरेक्ट। बी की बात करते हैं, बाय ड्राई डिस्टिलेशन ऑफ हाइड्रोलाइज्ड प्रोडक्ट ऑफ पी विद कैल्शियम हाइड्रोक्साइड विल गिव बेंजोफिनॉल। यानी कि अगर हम लोग कंसीडर करें किसको, पी का जो है इन्होंने क्या कंसीडर किया है, ड्राई डिस्टिलेशन ऑफ द हाइड्रोलाइज्ड प्रोडक्ट ऑफ पी, मींस जब हम लोग इसका हाइड्रोलाइज्ड प्रोडक्ट लेंगे तो क्या बन के आएगा, CN का हाइड्रोलाइज्ड प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, COH हो जाएगा, जो है बेंजोइक एसिड। अब इसको क्या बोला है कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड सॉल्ट के साथ अगर इसको हम लोग ड्राई डिस्टिलेशन कराते हैं तो क्या बन के आएगा, आपका सॉल्ट होगा, कैल्शियम सॉल्ट बनाएगा, और जो ड्राई डिस्टिलेशन कराने पे ये क्या बना लेगा, बेंजोफिनॉल यानी कीटोन फॉर्म कर लेगा। ये रिएक्शन आपको पता होगा कैसे हम लोग रिएक्शन कराते हैं, ये कुछ इस तरीके से प्रोडक्ट आपका बन के आ जाएगा, यानी सी आंसर इज करेक्ट। डी की बात करें, डी में क्या बोला है, द इलेक्ट्रोफाइल इन्वॉल्व इन द फॉर्मेशन ऑफ क्यू इज डाइक्लोरोकार्बन, करेक्ट है। जब हम लोग यहाँ पे CaCl3 CaCl3 इन द प्रेजेंस ऑफ KOH यूज करते हैं या NaOH क्या बनता है, तो ये डाइक्लोरोकार्बन एज ए इंटरमीडिएट फॉर्म करता है, यानी डी आंसर इज आल्सो करेक्ट। तो इस केस में आपका 50 के लिए आंसर हो जाएगा B, C along with D। क्वेश्चन नंबर 51, 3 स्ट्रक्चर दिए हुए हैं और इस स्ट्रक्चर में जो रिलेशन है इनको मेंशन किया हुआ है। तो बोला गया कि कंपाउंड फर्स्ट एंड थर्ड, ऑप्शन ए में फर्स्ट एंड थर्ड आर आइडेंटिकल। थोड़ा सा देखते हैं, इसको नंबरिंग कर लेते हैं तो वो आइडिया मिल जाएगा। 1 2 3 4 5 6, इसमें कैसे नंबरिंग जाएगा, तो 1 2 3 4 5 6, क्या ये आपस में आइडेंटिकल, बिल्कुल नहीं है। यहाँ पे 2 पोजीशन पे क्लोरीन है, इस केस में 2 पोजीशन पे ब्रोमीन है, दे आर नॉट आइडेंटिकल, यानी कि ये ऑप्शन इज इनकरेक्ट। बी की बात करते हैं, कंपाउंड फर्स्ट एंड सेकेंड आर डायस्टीमर्स, इसको भी नंबरिंग कर देता हूं मैं, 1 2 3 4 5 6। नंबरिंग इसलिए मैं कर रहा हूं ताकि ये पता कर पाए कि स्ट्रक्चरल आइसोमर्स है कि नहीं, तभी हम लोग स्टीरियो के बारे में सोच सकते हैं। तो यहाँ पे देखो कि ब्रोमीन का ओरिएंटेशन तो सेम है, क्लोरीन के अलावा भी और इस कार्बन के अलावा भी दोनों कंपाउंड में ओरिएंटेशन सेम है, एक कार्बन के अलावा ओरिएंटेशन चेंज हो गया है। तो अब इसलिए इन दोनों में रिलेशन क्या होगा कि दे आर डायस्टीमर्स ऑफ ईच अदर, डायस्टीमर्स ऑफ ईच अदर, ठीक है, डायस्टीमर्स। तो यानी कि ऑप्शन बी इज करेक्ट। सी की बात कर ले, सेकेंड एंड थर्ड आर पोजिशनल आइसोमर्स, बिल्कुल आप देखो तो इसमें सेकेंड पे क्लोरीन है और यहाँ पे फोर्थ पे क्लोरीन है, यानी कि पोजीशन में चेंजेस हुआ है, तो दे आर पोजिशनल आइसोमर्स, पोजिशनल आइसोमर। तो पहले आप स्ट्रक्चरल चेक कर लो, फिर स्टीरियो को पहले चेक, बाद में चेक करो। तो पोजिशनल आइसोमर्स हैं एक दूसरे के, यानी कि सी आंसर इज आल्सो करेक्ट। डी की बात कर लेते हैं, कंपाउंड फर्स्ट एंड थर्ड आर एनहांसियोमर्स, ये तो गलत है। फर्स्ट और थर्ड तो अगर कंसीडर किया जाए दे आर आल्सो पोजिशनल आइसोमर्स, स्ट्रक्चरल आइसोमर्स हैं एक दूसरे के, तो स्टीरियो की तो बात ही नहीं किया जा सकता है, यानी कि डी ऑप्शन इज इनकरेक्ट। तो क्वेश्चन नंबर 51 के लिए करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बी एंड सी विल बी करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 52, आपको सीरीज ऑफ रिएक्शंस दे रखे हैं और इसमें जो प्रोडक्ट बन के आ रहे हैं ए बी सी डी ई एफ, उससे रिलेटेड इन्होंने क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो एक बार हम लोग प्रॉब्लम देखते हैं कि क्या बन के आएंगे इस केस में। तो ऑप्शन जो कंपाउंड ए है क्या होगा, इसमें आपका पता है कि फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन होगा, एसिटिक एनहाइड्राइड यूज किया है इन द प्रेजेंस ऑफ AlCl3 बेंजीन पे जो है हम लोग का फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन रिएक्शन देखने को मिलेगा। तो जो प्रोडक्ट होगा कुछ इस तरीके से आपका ये बन के आएगा, यहाँ पे हो जाएगा आपका CO ग्रुप, यहाँ पे जो है 2 बॉन्ड और यहाँ पे आपका COOH, ये आपका प्रोडक्ट ये हो जाएगा। बी की बात करें तो बी के बाद इसको इन्होंने क्या किया है, जिंक अमाल्गम विद HCl यूज किया है। तो क्या करेगा, जिंक अमाल्गम में HCl यूज किया जाता है कार्बोनिल ग्रुप को हाइड्रोकार्बन ग्रुप में कन्वर्ट करने के लिए, यानी कि बी क्या हो जाएगा आपका, बी जो प्रोडक्ट है ये कुछ इस तरीके से दिखेगा। देन इसको जो है फर्दर इन्होंने ट्रीट किया हुआ है PCl5 के साथ में, PCl5 क्लोरीनेटिंग एजेंट है, इस OH ग्रुप को जो है सब्स्टिट्यूट करेगा और यहाँ पे आ जाएगा आपका क्लोराइड, एसिड क्लोराइड, ठीक है, ये आपका बन गया एसिड क्लोराइड। नेक्स्ट वन सेकेंड इन्होंने क्या किया है, AlCl3 का यूज किया हुआ है, तो ये आपका जो है आपका प्रोडक्ट सी हो गया। प्रोडक्ट सी पे जो है AlCl3 यूज किया हुआ है, फिर से आपको फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन एसाइलेशन देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपका जो प्रोडक्ट है ये कुछ इस तरीके से दिखेगा। देन वंस अगेन जिंक अमाल्गम, तो ये हो गया प्रोडक्ट डी, जिंक अमाल्गम विथ HCl, जिंक अमाल्गम विथ HCl,
क्या करेगा, इस वाले ग्रुप को रिड्यूस कर देगा और कन्वर्ट कर देगा इसको इस फॉर्म में। देन नेक्स्ट स्टेप में क्या है, तो नेक्स्ट स्टेप में हम लोगों ने प्लेटिनम इन द प्रेजेंस ऑफ कार्बन इसको हीट कर रहे हैं, जो कि डिहाइड्रोजनेशन का काम करेगा और यहाँ पे आपको क्या दे देगा, ये नैफ्थलीन एज अ प्रोडक्ट दे देगा। ये तो हम लोग का प्रोडक्ट रहा नैफ्थलीन प्रोडक्ट F और ये हो गया प्रोडक्ट E। अब आते हैं ऑप्शन पे, क्या बोला है पहला ऑप्शन, F रिएक्ट विथ KMnO4 इन द एसिडिक मीडियम गिव द थैलिक एसिड विच अपॉन हीटिंग गिव द थैलिक एनाइड। करेक्ट है कि जब आप इसको KMnO4 इन द प्रेजेंस ऑफ एसिडिक मीडियम, अगर इसको आप हाईली हीट करोगे तो ये इसको ऑक्सीडाइज कर देगा, ऑक्सीडाइज करके क्या बनाएगा, ये बनाएगा थैलिक एसिड, जो कि अगर आप फर्दर हीट करते हो, इसको अगर आप फर्दर हीट करते हो तो ये बना लेगा थैलिक एनहाइड्राइड, ये आपका प्रोडक्ट हो जाएगा C+O थैलिक एनहाइड्राइड। ठीक है, ये बन जाएगा। अब जो है तो यानी कि ऑप्शन ए करेक्ट है। बी की बात करें, जो है ये क्या मेंशन किया हुआ है, E अपॉन मोनोक्लोरिनेशन गिव्स 4 टोटल प्रोडक्ट, तो यानी कि इंक्लूडिंग स्टीरियोआइसोमर्स, ये हमारा E। अब E पे आप मोनोक्लोरिनेशन कहाँ कहाँ करा सकते हो, इन दोनों पोजीशन पे करा सकते हो। ध्यान रहे कि इस पे जब मैं क्लोरिनेशन कराऊंगा तो ये कायरल इन द नेचर होगा, चाहे इस पे आप कराओ या इस पोजीशन पे क्लोरिनेशन कराओ, दोनों कायरल होंगे, यानी टोटल प्रोडक्ट कितने बन के आएंगे, जो है टोटल 4 बन के आएंगे, बिकॉज मिरर इमेज भी कंसीडर करोगे, तो बी इज ऑल्सो करेक्ट। सी की बात करें, F अपॉन हाइड्रोजनेशन कंप्लीट कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन गिव अ सैचुरेटेड कंपाउंड व्हिच कैन शो ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म, यानी कि अगर हम लोग F को हाइड्रोजनेट कराएंगे तो क्या बन के आएगा, ये इस मॉलिक्यूल को हम लोग डेकालीन बोलते हैं। बिल्कुल इसके अराउंड हम लोग जो है देखा जा सकता है, बिल्कुल यहाँ पे जो हाइड्रोजन है ये आपको C से ट्रांस कॉन्फ़िगरेशन दिखा सकता है, तो सी आंसर इज आल्सो करेक्ट। डी की बात कर लें तो कंपाउंड ए गिव्स पॉजिटिव सोडियम बाइकार्बोनेट, कंपाउंड ए है और सोडियम बाइकार्बोनेट टेस्ट किसके लिए होता है, ये कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए होता है, COH ग्रुप को आइडेंटिफाई करने के लिए इसमें COH ग्रुप प्रेजेंट है, यानी डी आंसर इज करेक्ट। तो 52 के लिए आपका आंसर A, B, C and D all 4 option will be correct। क्वेश्चन नंबर 53 एरोमेटिक कंपाउंड से इन्होंने क्वेश्चन इसको फ्रेम किया हुआ है, तो देखते हैं इसमें ऑप्शन ए क्या बोला है, पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट स्टेटमेंट। तो ऑप्शन ए क्या बोला है कि साइक्लोपेंटाडाइन रिएक्ट विथ NaNH2 एंड रिलीज अमोनिया गैस, हाउएवर साइक्लोप्रोपीन डज नॉट। इसके पीछे रीजन भी हम लोग को पता है कि अगर साइक्लोपेंटाडाइन की बात करें तो होगा क्या कि ये रिएक्ट करेगा तो NH2- तो बेस है, इस प्रोटॉन को एब्स्ट्रैक्ट करेगा और ये बना लेगा क्या, साइक्लोपेंटाडाइनाइल कार्बोनाइल, जो कि एरोमेटिक इन द नेचर है, जिसकी वजह से ये रिएक्शन फिजिबल इन द नेचर होगा और अमोनिया गैस साथ में जनरेट करेगा। लेकिन अगर मैं बात करूं ऑन द अदर हैंड साइक्लोप्रोपीन को अगर आप कंसीडर करते हो तो साइक्लोप्रोपीन के केस में क्या होगा, ये हाइड्रोजन उतना एसिडिक नेचर नहीं शो करेगा और इसके पीछे रीजन है इसके अनस्टेबल कॉन्जुगेट बेस का होना। अनस्टेबल कॉन्जुगेट बेस जो कार्बन आयन फॉर्म करेगा, आप इस केस में देखो ये निगेटिव चार्ज आएगा और ये 4 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम के साथ में, ये सिस्टम क्या है, एंटी एरोमेटिक इन द नेचर है अमोनिया के साथ में, यानी कि ये रिएक्शन क्या होगा, फिजिबल नहीं होगा, ये इसको नहीं फॉर्म कर सकता है। तो ऑप्शन इज करेक्ट। बी की बात करते हैं तो बी के केस में क्या बोला है कि साइक्लोप्रोपिनोन हैज अ ग्रेटर डाइपोल मोमेंट देन एसीटोन। साइक्लोप्रोपिनोन की बात कर लो आप, तो साइक्लोप्रोपिनेन में क्या होगा, अब ये पाई इलेक्ट्रॉन किधर शिफ्ट होगा, ऑक्सीजन की तरफ में शिफ्टेड रहेगा, जब ऑक्सीजन की तरफ शिफ्टेड रहेगा तो एक इसमें ऑब्जर्व क्या करोगे कि यहाँ पॉजिटिव चार्ज डबल बॉन्ड, ये सिस्टम एरोमेटिक इन द नेचर है, यानी कि ये बॉन्ड पोलर फॉर्म में ही रहेगा, जब पोलर फॉर्म में होगा तो डाइपोल मोमेंट भी बहुत ज्यादा इसका हाई होगा। सेकेंड केस मतलब एसीटोन से कंपेयर किया है, एसीटोन में ऐसी कोई भी प्रॉपर्टीज हम लोग नहीं देख रहे हैं जो जनरेट यहाँ पे साइक्लोप्रोपिनोन में हो रहा है, यानी कि ऑप्शन बी इज आल्सो करेक्ट। सी की बात कर लेते हैं, साइक्लोब्यूटाडाइन डज नॉट एग्जिस्ट एट द रूम टेम्परेचर। बिल्कुल साइक्लोब्यूटाडाइन हम लोग डिस्कस करते हैं एंटी एरोमेटिक कंपाउंड में, तो एंटी एरोमेटिक कंपाउंड हम लोग क्लियरली मेंशन किए हैं कि डज नॉट एग्जिस्ट एट द रूम टेम्परेचर, यानी कि सी ऑप्शन इज आल्सो करेक्ट। डी में आपको क्या बोला है कि साइक्लोहेप्टाडाइनाइल ब्रोमाइड, साइक्लोहेप्टा ये हो गया स्ट्रक्चर ट्राइनाइल ब्रोमाइड रिएक्ट फास्टर या आयनाइज फास्टर। क्यों आयनाइज फास्टर होगा, क्योंकि अगर ब्रोमीन को आप यहां से रिमूव करोगे तो ये क्या बन के आएगा, प्रोपीलियम आयन बन के आएगा, जो कि एरोमेटिक इन द नेचर है, 6 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम के साथ एरोमेटिक होगा, तो बिल्कुल ये रिएक्शन इसमें आयनाइज कराना फिर इजी होगा कंपेयर टू किसके बोला है, साइक्लोपेंटाडाइनाइल कार्बन ब्रोमाइड। तो इस केस में क्या होगा, अगर ब्रोमाइड यहां से आप हटाते हो, ब्रोमीन हटाते हो, तो इन दैट केस
ये पॉजिटिव चार्ज देगा। जैसे ही पॉजिटिव चार्ज आएगा ये सिस्टम एंटी एरोमेटिक हो जाएगा विद 4 पाई इलेक्ट्रॉन के साथ में। क्लियरली डी आंसर इज आल्सो करेक्ट। तो 53 के लिए आपका ए बी सी डी ऑल 4 ऑप्शन इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 54 बोला है कि ऑप्टिकली एक्टिव अमाइंस हैविंग मॉलिक्यूलर फार्मूला C5H13N on the reaction with NaNO2 with HCl produce a tertiary optically inactive alcohol. Find out the structure of the amine. तो पहले तो कंडीशन यहाँ पे बोला है कि ऑप्टिकली एक्टिव होना चाहिए, यानी कि कायरल सेंटर होगा इस केस में। तो आप ऑप्शन देखो ए में आपका ये कायरल सेंटर है, बिल्कुल ये है। इसकी भी इसमें बात करें तो इसमें कायरल सेंटर नहीं है, दोनों इथाइल ग्रुप सेम हो गया, यानी बी तो आंसर नहीं हो सकता है। इसके बात करें तो यहाँ पे एक कायरल सेंटर है, तो यानी कि ये भी पॉसिबल है कि आंसर हो जाए। इसकी बात करें तो वंस अगेन अकायरल इन द नेचर है, यानी ए एंड सी के पॉसिबिलिटीज है होने की। अब जो है आते हैं इसकी प्रॉपर्टी, यानी कि डी आंसर भी नहीं हो सकता है। तो ए और सी पे ही फोकस करें तो क्या होगा, जब हम लोग इसको NaNO2 विथ HCl के साथ ट्रीट करेंगे तो आपको पता है कि ये डायज़ोनियम सॉल्ट बनाएगा। कैसे बनेगा डायज़ोनियम सॉल्ट? कुछ इस तरीके से जाएगा N111N प्लस Cl माइनस। और ये आपको पता है कि जो डायज़ोनियम सॉल्ट होगा इस केस में हाईली अनस्टेबल होगा। एरोमेटिक के केस में थोड़ा बहुत स्टेबिलिटी गेन करता है, बट एल्फेटिक की बात करें तो हाईली अनस्टेबल होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे एक इसको बेटर लिविंग ग्रुप नाइट्रोजन मिल रहा है। जैसे ही नाइट्रोजन लीव करेगा यहाँ पे ये कार्बोकैटायन एज इंटरमीडिएट फॉर्म करेगा, और ये कार्बोकैटायन रीअरेंज हो सकता है। कैसे? तो 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट करा दो, तो अगर हाइड्राइड शिफ्ट कराते हो 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट, तो इन दैट केस क्या हो जाएगा, 1 डिग्री कार्बोकैटायन 3 डिग्री कार्बोकैटायन में कन्वर्ट हो जाएगा, जो कि फर्दर रिएक्ट करके वाटर के साथ रिएक्ट करेगा जो सॉल्यूशन में प्रेजेंट होगा, और ये 3 डिग्री अल्कोहल फॉर्म कर लेगा। देखोगे कि ये ऑप्टिकली एक्टिव इन द नेचर है, और यही बोला भी है आपको चेक करने के लिए कि द फाइंड आउट द ऑप्टिकली इनएक्टिव अल्कोहल। तो इन दैट केस ये ऑप्टिकली इनएक्टिव हो गया सर, क्योंकि यहाँ पे मिथाइल ग्रुप है, यहाँ पे भी मिथाइल ग्रुप है। देन बात कर ले ऑप्शन सी का, क्योंकि बी और डी तो होंगे नहीं ऑप्शन, इसमें भी सेम तरीके का रिएक्शन होगा। इसको जो है डायज़ोनियम सॉल्ट में कन्वर्ट किया जाएगा और ये कार्बोकैटायन फॉर्म करेगा। इस कार्बोकैटायन में रीअरेंज होगा 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट की वजह से, 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट, और ये क्या बना लेगा 3 डिग्री कार्बोकैटायन। वाटर का इस पे अटैक होगा जो कि अल्कोहल फॉर्म करेगा, और वंस अगेन ऑप्टिकली इनएक्टिव अल्कोहल ये फॉर्म कर देगा लाइक दिस वन। तो क्या ये भी करेक्ट है? बिल्कुल ऑप्टिकली इनएक्टिव है ही। तो इन दैट सिनेरियो 54 के लिए आप आंसर ए और सी करेक्ट कर सकते हो। इन क्वेश्चन नंबर 59 बोला क्या है कि कंसीडर द स्ट्रक्चर ऑफ रैफिनोज मॉलिक्यूल, इन्होंने रैफिनोज मॉलिक्यूल ट्राइसैकराइड है, 3 कार्बोहाइड्रेट मॉलिक्यूल्स यूज किया गया है इन शुगर बीट्स, जो शुगर बीट्स होते हैं उसमें ये पाया जाता है, एंड द नंबर ऑफ हायर प्लांट, जो हायर प्लांट्स होते हैं उसमें। अब देखो इसमें ऑप्शन क्या दिया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट फॉर रैफिनोज मॉलिक्यूल। पहला इन्होंने मेंशन किया है कि रैफिनोज इज नॉन रिड्यूसिंग शुगर। तो अगर देखा जाए कि पहले भी हम लोगों ने मेंशन किया था कि कैसे डिसाइड किया जाएगा कि गिवन शुगर इज रिड्यूसिंग और नॉट, उसके लिए हम लोग को देखना है कि मॉलिक्यूल के अंदर अगर हेमी एसिटल फॉर्म आ गया तो इन दैट केस दैट इज गोइंग टू बी रिड्यूसिंग, अदरवाइज इट इज गोइंग टू बी अ नॉन रिड्यूसिंग शुगर। तो हेमी एसिटल का कैसे चेक करेंगे? तो वहां पे इस वाले कार्बन पे डायरेक्टली आओ, तो ये कैसे जुड़ा हुआ है, ऑक्सीजन देन आर ग्रुप, ये OR ग्रुप हो गया, इसके साथ ऑक्सीजन देन आर ग्रुप यानी कि OR ग्रुप हो गया। तो ये कार्बन के साथ जब दोनों OR फॉर्म में रहेगा तो ये कौन सा फॉर्म है, एसिटल फॉर्म है। लेकिन अगर ऐसा केस हो जाता है एक OR और एक OH होता, तब इसको हेमी एसिटल बोला जाता, और इन दैट केस ये रिड्यूसिंग शुगर की तरह काम करता है, बट इस केस में ये नॉन रिड्यूसिंग की तरह काम करेगा, नॉन रिड्यूसिंग। यहाँ पे रिड्यूसिंग शुगर, यहाँ पे एसिटल फॉर्म में, ठीक है। इसकी बात कर ले, इस कार्बन पे अगर आप फोकस करो तो दिस कार्बन ये भी ऑक्सीजन के साथ जुड़ा हुआ है, और OR हो गया आपका ऑक्सीजन और R, यहाँ पे ऑक्सीजन और R यानी कि ये भी एसिटल वाला कार्बन हो गया, नो डाउट। देन इसकी बात कर ले, ये भी ऑक्सीजन OR के साथ जुड़ा हुआ है, इधर भी OR ग्रुप जुड़ा हुआ है, यानी कि ये भी कार्बन एसिटल कार्बन हो गया। तो यानी कि दिस शुगर इज नॉट गोइंग टू एक्ट एज अ रिड्यूसिंग शुगर, दिस इज गोइंग टू बी अ नॉन रिड्यूसिंग शुगर। ऑप्शन ए इज करेक्ट। बी की बात करें, द ग्लाइकोसिडिक लिंकेज इज रैफिनोज और अल्फा, जो ये लिंकेज है अगर इस पे आप फोकस करो, ये ऑक्सीजन का ओरिएंटेशन डाउन है यानी कि अल्फा है, अल्फा 1,6, बिल्कुल ये हो गया अल्फा 1,6 जो है लिंकेज, ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। और जहां तक इसमें बात करें, ये कौन सा है आपका अल्फा बीटा, इसमें अल्फा यूज किया गया और दूसरा बीटा यूज किया गया। तो अल्फा बीटा, और ये क्या हो जाएगा, बिकॉज ये अबव द प्लेन इसको यूज किया गया और ये डाउन द प्लेन, तो अल्फा बीटा 1,6
2 हम लोगों ने लिंकेज यूज किया। यहाँ पे 6 मैंने क्यों दिया था, 1 2 3 4 5 6 ये इस तरीके से नंबरिंग दिया हुआ, और यहाँ पे तो ये कार्बन 1 हो गया। इस वैसे ही यहाँ पे आप कंसीडर करो तो 1 इसको मैंने मेंशन किया हुआ है, ये 1 2 इस तरीके से जाएगा, तो 1,2 अल्फा बीटा ग्लाइकोसिडिक लिंकेज भी ऑप्शन इज आल्सो करेक्ट। सी की बात करें तो रेफिनोज इज हाइड्रोलाइज इनटू इक्वल अमाउंट ऑफ डी गैलेक्टोज, डी ग्लूकोज एंड डी फ्रक्टोज। बिल्कुल यहाँ से ये क्या बन के आएगा, अगर आप इसमें देखो तो यहाँ पे ये फॉर्म करके आ रहा है डी ग्लूकोज, यहाँ पे जो है गैलेक्टोज मॉलिक्यूल और जो है ये फ्रक्टोज मॉलिक्यूल जनरेट करेगा। बिल्कुल सी इज करेक्ट। रेफिनोज विल शो म्यूटा रोटेशन, दैट इज पॉसिबल नहीं, म्यूटा रोटेशन कैन नॉट शो, बिकॉज अगर म्यूटा रोटेशन आपको ऑब्जर्व करते हैं हम लोग तो ये ग्लूकोज के केस में, यानी कि जिसमें हेमी एसिटल फॉर्म में होगा। बिकॉज अगर म्यूटा रोटेशन ऑब्जर्व करते हैं, 2 एनॉमर्स में एनॉमरिक फॉर्म में कन्वर्ट होता है ड्यू टू म्यूटा रोटेशन। इसके पीछे रीजन ये होता है कि अगर हेमी एसिटल फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा तब वो क्या होगा कि जो साइक्लिक फॉर्म है वो जो है आपका नॉन साइक्लिक फॉर्म में कन्वर्ट होगा और फिर से एक अनदर साइक्लिक फॉर्म कन्वर्ट होता है। जैसे ग्लूकोज की बात करें तो ग्लूकोज अपने 2 एनॉमरिक फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। एक तो हम लोग इसको अल्फा कंसीडर कर सकते हैं, एक ये बीटा हो गया, और इसी का एक एनॉमर हम लोग अल्फा कंसीडर कर सकते हैं, लाइक दिस। इन दोनों में डिफरेंस बस ये है कि इस एनॉमरिक कार्बन के अलावा डिफर कर रहा है। ये तभी डिफरेंस आ सकता है कि जब ये एक साइकिल से अनदर साइक्लिक में कन्वर्ट हो, और उसके लिए क्या इसमें कन्वर्ट होना चाहिए, नॉन साइक्लिक फॉर्म में। ये पहले तो नॉन साइक्लिक फॉर्म तभी हो सकता है जब ये हाइड्रोलाइज होगा, और हाइड्रोलाइज तभी होगा जब ये हेमी एसिटल फॉर्म में रहेगा, यानी कि दिस आंसर इज करेक्ट। यानी यहाँ पे म्यूटा रोटेशन नहीं होगा, बिकॉज तीनों के तीनों जो बॉन्डिंग है, लिंकेज है, ये एसिटल फॉर्म है, यानी कि डी आंसर इज इनकरेक्ट। तो इस केस में आपका 55 के लिए आंसर हो जाएगा ए, बी एंड सी विल बी करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 56 देखो आप जो है इन्होंने क्या बोला है, let Z is the atomic number of elements with a maximum number of unpaired electron in the 4p electron, unpaired 4p electron, and the spin multiplicity yes. Let's N and P are the group number and period number in the modern periodic table for the element. Find Z plus P plus S plus N divide by 8. तो इसमें अप्रोच कैसे जाएगा, आप देखो इसमें कि क्या दिया हुआ है, 4p के अंदर मैक्सिमम अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन क्या हो सकते हैं, तो मैक्सिमम अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ये हो सकते हैं 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ये हो गया। कौन सा ग्रुप है, 4p का ये है, 4p है। अब 4p में मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन जा सकते हैं। अगर 6 इलेक्ट्रॉन जाते तो कौन सा ये एलिमेंट होता, वो आपको पता है, उसका एटॉमिक नंबर क्या हो जाएगा, 36। ठीक है, हीलियम, आर्गन एंड फिर क्रिप्टॉन, ये आपका जाएगा। तो ये आपका फर्स्ट पीरियड हो गया, सेकेंड पीरियड, ये थर्ड एंड फोर्थ। तो यहां से 3 इलेक्ट्रॉन निकाल दो, क्रिप्टॉन के लिए 36 होगा, इसके लिए एटॉमिक नंबर क्या हो जाएगा, 33, Z इक्वल टू 33। देन बोला है एस क्या बोला है कि स्पिन मल्टीप्लिसिटी, स्पिन मल्टीप्लिसिटी का फॉर्मूला क्या जाता है आपका 2s + 1, वेयर s इज नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। देख लो आप, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इंटू 2, तो हाफ कितने हैं, 3/2। तो इसको मैं कैसे रख सकता हूँ, 2 × 3/2, अगर स्पिन मल्टीप्लिसिटी निकालना है, +1 कितना आ जाएगा, 2 2 गेट कैंसिल, यानी कि 4। यानी s की वैल्यू क्या हो जाएगी, कैपिटल S की वैल्यू ये हो जाएगी +4। देन आप बात करें ग्रुप नंबर बोला है, ग्रुप नंबर इसका कितना जाएगा, तो ग्रुप नंबर इन्होंने मेंशन किया है n की वैल्यू से। ग्रुप नंबर क्या होगा, देखो आप, तो ये तो जो है 15 ग्रुप से बिलोंग कर रहा होगा, तभी ये आएगा फास्फोरस और नाइट्रोजन ग्रुप से, यानी कि इसका n की वैल्यू हो जाएगी 15। पीरियड क्या होगा इस केस में, पीरियड जो है आपका क्लियरली 4p मेंशन किया है, तो 4th पीरियड हो जाएगा। अब इस चारों का सम आपको निकालना है, Z, S और जो है N और P का सम डिवाइड बाई 8, तो हो जाएगा क्या आपका इस केस में 33 + 4 + 4 + 15 डिवाइड बाई 8। देख लो कितना आ रहा है, तो ये हो जाएगा 33 + 8 कितना आ गया, 41 + 15, 41 + 15 आपका कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 6 + 56, 56/8 दैट विल गिव 7। तो जो है आपका इस केस में आंसर क्या हो जाएगा, 7 इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 57 सॉलिड स्टेट का एक अच्छा प्रॉब्लम है। क्या बोला है कि द डेंसिटी ऑफ प्योर सब्सटेंस ए whose एटम पैक इन द क्यूबिक क्लोज पैकिंग इज 1 g/cc, यानी कि जो है ये जो पैकिंग हो रहा है ए का पैकिंग, वो जो है CCP या आप बोल सकते हो FCC पैकिंग है। इफ B atom can occupy tetrahedral void and if all tetrahedral voids are occupied by B atom, what is the density of
रिजल्टिंग सॉलिड इन द ग्राम पर सीसी। तो जो है आप ये थोड़ा सा इस इमेज को देखो, टेट्राहेड्रल वॉइड कितने बनेंगे। तो बोला गया कि जो करस्पॉन्डिंग ए एटम है आपका, ये एफसीसी पे गया हुआ है, सीसीपी बोल सकते हो या एफसीसी। तो कितने एटम होंगे टोटल अगर आप देखो तो इसके जो कॉर्नर है, कॉर्नर पे टोटल 8 एटम है और हर कॉर्नर एटम 8 जो है आपके लाइटिस के थ्रू ये शेयर्ड किए जाएंगे। तो 8 इंटू 1/8 यानी कि 1 एटम तो आपका जो है कॉर्नर से आएगा और 3 एटम आपके फेस से कंसीडर किया जाएगा। टोटल 4 एटम होंगे फॉर ए के केस में 4 एटम, नो डाउट 4 एटम्स पर यूनिट से, ठीक है। बी का आप जो है देखो तो बी के केस में बोला गया है कि ये टेट्राहेड्रल वॉइड को ऑक्युपाई कर रहा है। तो कितने टेट्राहेड्रल वॉइड होंगे अगर आप इमेज में क्लियरली देखो तो टोटल 8 टेट्राहेड्रल वॉइड होंगे, यानी कि बी कितने एटम हो जाएंगे और सभी टेट्राहेड्रल वॉइड इनसाइड द लैटिस मिरर है। तो आप जब 8 टेट्राहेड्रल वॉइड है तो बी एटम कितने होंगे, बी एटम पर यूनिट सेल आपके हो जाएंगे, पर यूनिट सेल होंगे, यानी इन दोनों में रेशियो है इसका। अब आते हैं डेंसिटी की बात करते हैं। तो अगर मैं पीए का जो है लिखूं डेंसिटी ऑफ ए किस तरीके से निकाला जा सकता है, तो 4 तो एटम हो गए और हर एटम का अगर हम लोग मोलर मास हर एटम का मास निकाला जाए कितना हो जाएगा, इन्होंने बोला है एटॉमिक मास 20 ग्राम पर मोल दिया हुआ है। तो 20 ग्राम पर मोल मीन्स आप इसको Na से डिवाइड कर दो तो ये एक एटम का मास हो जाएगा। ये तो मास हो गया, डिवाइड बाई वॉल्यूम, वॉल्यूम इसका कितना हो जाएगा, तो अब मैं कंसीडर कर लेता हूँ ए क्यू कुछ कंसीडर कर लेते हैं, वी आप ले लो बिकॉज ये तो कैंसिल आउट होने वाला है वैसे भी। रो ये इसकी वैल्यू 1 है, ठीक है। अब इसकी बात कर ले, रो बी कितना हो जाएगा, तो 8 एटम है और इसका मोलर मास किन्होंने एटॉमिक मास कितना दिया हुआ है 40 दिया है। तो 40 डिवाइड बाई Na इंटू वी, ठीक है, इंटू वी, ये हम लोग को नहीं पता है। आप इसको दोनों को डिवाइड कर दो तो आपका आंसर आ जाएगा। तो मैं अगर दोनों को डिवाइड करता हूं रो बी बाई रो ए कितना आ जाएगा ये आपका। तो अगर मैं इसको डिवाइड करूं 8 इंटू 40 डिवाइड बाई 4 इंटू 20, ठीक है। तो ये 2 टाइम्स चला गया, ये 2 टाइम्स, यानी कि आपका जो है ये हो गया 4। अब रो ए की वैल्यू पता है, रो ए कितनी है, रो ए 1 ग्राम पर सीसी, यानी ये कितना हो जाएगा 4 ग्राम पर सीसी। अब आपसे क्या पूछा हुआ है कि टोटल डेंसिटी पूछा है, व्हाट इज द डेंसिटी ऑफ रिजल्टिंग सॉलिड। तो आप जो है दोनों को ऐड कर दो, रो ए प्लस रो बी कितना हो जाएगा, रो ए के 1 वैल्यू है, रो बी हम लोग का निकल आया 4 ग्राम पर सीसी, टोटल कितना वैल्यू हो जाएगा 5 ग्राम पर सीसी, यानी कि 5 विल बी करेक्ट आंसर इन दिस केस। क्वेश्चन नंबर 58 देखो, तो आपसे क्या बोला है कि हाउ मेनी ऑफ फॉलोइंग कैन लिबरेट हाइड्रोजन गैस व्हेन डिसॉल्व इन द वाटर आर हीटेड विद द वाटर। मींस वाटर के साथ अगर रिएक्शन कराया जाए तो जो है किस केस में आपको हाइड्रोजन गैस एज अ प्रोडक्ट फॉर्म करके आएगा। तो पहला केस इन्होंने B2H6 दिया हो, बिल्कुल अगर हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करता है तो ये क्या फॉर्म करता है H3BO3 बोरिक एसिड अलॉन्ग विथ हाइड्रोजन गैस जनरेट करेगा इस केस में। तो दिस इज आवर करेक्ट। नेक्स्ट हम लोग का इथेन दिया हुआ है, इथेन के केस में ऐसा रिएक्शन हम लोग नहीं देखेंगे वाटर के साथ में, इस केस में आप नो रिएक्शन देखोगे बिकॉज डबल बॉन्ड भी नहीं है और सैचुरेटेड है, तो इन दैट केस वाटर के साथ कोई भी रिएक्शन नहीं देखेंगे। ऐसा ही H4 की बात करें सिलिकॉन हाइड्राइड का, तो आपको पता है कि ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा SiO2 along with it will generate hydrogen, यानी कि that is also correct। कैल्शियम हाइड्राइड यानी कि हाइड्रोलिस के केस में क्या होता है, ये भी रिएक्ट करेगा और ये सोर्स माना जा सकता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जनरेट करेगा, साथ में ये जनरेट करेगा हाइड्रोजन एज अ गैस। ये हाइड्रोलिस कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, यूज किया जाता है फॉर द प्रिपरेशन ऑफ हाइड्रोजन। देन B3N3H6 जो है बोराजोन बोल दो आप, इस केस में क्या होगा, ये भी H3BO3 फॉर्म करेगा, साथ में अमोनिया फॉर्म करेगा और ये जनरेट करेगा क्या, जो है ये हाइड्रोजन गैस से अलॉन्ग होता है। PS3 का जो रिएक्शन होगा, PS3 जनरली लो टेम्परेचर पे नहीं रिएक्ट करता है, बट जहां तक हाई टेम्परेचर पे है ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड और फास्फोरस एसिड फॉर्म करता है, बट लो टेम्परेचर पे हम लोग वाटर के साथ में कोई रिएक्शन नहीं देंगे। सोडियम का हम लोग को पता है कि सोडियम मेटल वाटर के साथ रिएक्ट करता है तो हाइड्रोजन गैस देता है। सोडियम अमालगम की क्या होगा, रिएक्टिविटी स्लाइटली कम होगी, लेकिन क्या होगा कि इन दैट सिनेरियो भी हाइड्रोजन गैस ये रिलीज करेगा along with NaOH गैस फॉर्म करेगा। KO2 की बात करें, सोडियम पोटेशियम पेरोक्साइड, तो क्या होगा इस केस में KOH बनेगा
साथ में H2O2 जो कि पेरोक्साइड होगा और ऑक्सीजन गैस रिलीज करेगा, यानी कि ये आंसर नहीं हो सकता है। देन बात कर ले HCF2 का, ये भी हाइड्रोलिसिस में हाइड्रोजन गैस नहीं रिलीज करेगा, और जो है H2S में ये भी हाइड्रोजन गैस नहीं रिलीज करेगा। क्लोरीन के केस में HOCl फॉर्म करके आएगा। SrC2 की बात करें तो स्ट्रोंशियम हाइड्रोक्साइड अलॉन्ग विथ ये आपका बन जाएगा C2H2 बन के आएगा। तो क्लियरली इसमें हाइड्रोजन गैस नहीं आ रहा है। देख लो आप किस केसेस में हाइड्रोजन गैस आ रहा है। क्लियरली B2H6 हम लोगों ने लिया, SiH4 2 3 आपका सोडियम में हो गया, और ये हो गया हम लोग का B3N3, यानी कि टोटल 5 केसेस इन विच हाइड्रोजन गैस विल रिलीज। क्वेश्चन नंबर 59 आप देखो तो इसमें क्या बोला है कि ऑब्जर्व द फॉलोइंग कंपाउंड एंड राइट द नंबर ऑफ दोज कंपाउंड विच इज मोर बेसिक देन pyridine। pyridine मॉलिक्यूल आपका ये होगा। यहाँ पे जो नाइट्रोजन है नो डाउट sp2 है हाइब्रिडाइज, लेकिन इसका जो नाइट्रोजन का लोन पेयर है ये लोकलाइज्ड है, रेजोनेंस का पार्ट नहीं होगा, लोकलाइज्ड लोन पेयर है। अब थोड़ा सा इस केस में ऑब्जर्व करो कि जहां पे ये डीलोकलाइज होगा वैसे ही बेसिक स्ट्रेंथ इसका कम हो जाएगा। तो पहले के केस में क्या है, नाइट्रोजन का लोन पेयर इस डबल बॉन्ड के साथ रेजोनेंस में है, डीलोकलाइज होगा और इसका बेसिक स्ट्रेंथ कम हो जाएगा। तो क्लियरली दिस कैन नॉट बी आंसर, मोर बेसिक नहीं होगा। यहां की बात करें CH3 क्या है, ये हाइपर कॉन्जुगेशन की वजह से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी खासकर इस पॉइंट पे इंक्रीज करेगा, एज वेल एज द इंडक्टिव इफेक्ट भी काम कर रहा है। तो इससे तो मोर बेसिक हो जाएगा बिकॉज CH3 का अब इफेक्ट भी इस पे ऐड हो गया है। दिस इज गोइंग टू बी मोर बेसिक देन pyridine। देन इसकी बात कर ले, क्लोरीन के केस में क्या होता था, नो डाउट प्लस एम इफेक्ट काम करता था, लेकिन साथ साथ में इंडक्टिव इफेक्ट भी काम करता था, और इसका इंडक्टिव इफेक्ट इस पोजीशन के लिए डोमिनेट भी करता था, यानी कि इन दैट सिनेरियो ये लेस बेसिक होगा कंपेयर टू pyridine। यहाँ पे बात करें तो जो है हाइड्रोक्सिल ग्रुप का प्लस एम इफेक्ट काम करेगा, जो कि स्ट्रॉन्गर होगा इसके माइनस आई इफेक्ट से, एंड इन दैट सिनेरियो pyridine से ये मोर बेसिक होगा, यानी कि दिस आल्सो विल बी करेक्ट। यहाँ क्या होगा, ये तो हम लोग को पता है कि पाइरोल कंपाउंड है, पाइरोल में इसका जो बेसिक स्ट्रेंथ है हाईली लेस होता है, बिकॉज ये जो लोन पेयर है ये पार्ट ऑफ रेजोनेंस ही नहीं, पार्ट ऑफ एरोमेटिसिटी भी कंसीडर किया जाएगा, जिसकी वजह से हाईली जो है डीलोकलाइज रहेगा। दिस इज नॉट गोइंग टू बी मोर बेसिक देन pyridine। इसकी बात करें तो NH2 ग्रुप ये प्लस एम ग्रुप है, जो कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज करेगा, और इसकी वजह से इसका जो बेसिक स्ट्रेंथ है वो इंक्रीज हो जाएगा। नाइट्रोजन का जो लोन पेयर है उस पे इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी इंक्रीज हो जाएगी, एंड दिस इज गोइंग टू बी मोर बेसिक देन pyridine। अब आंसर आप देख लो 1 2 3 आर मोर बेसिक देन pyridine, यानी 3 इज करेक्ट आंसर। अमीनो एसिड से प्रॉब्लम है क्वेश्चन नंबर 60 में, जो है इन्होंने कुछ अमीनो एसिड मेंशन किए हुए हैं अलॉन्ग विद देयर pK वैल्यू, और यहाँ पे हम लोग PI आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट कैलकुलेट कर सकते हैं, जो है हम लोगों ने प्रीवियसली इस क्वेश्चन को भी डिस्कस किया हुआ है। तो दो चीजें इंपॉर्टेंट हम लोग को चाहिए होगा, एक तो हम लोग को पता करना पड़ेगा कि इसमें से एसेंशियल और नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड कौन से हैं। तो एसेंशियल अमीनो एसिड के लिए मैंने पहले भी आपको ये शॉर्ट ट्रिक्स यानी म्यूनिक्स बताया था कि जो है ट्राई दिस VIP मॉल, जिससे आप जो है एसेंशियल अमीनो एसिड के बारे में पता कर सकते हो। ट्राई दिस VIP मॉल, इसका मैंने मेंशन भी किया था प्रीवियसली। क्या क्या था, ये जो है ट्रिप्टोफैन था, ये आपका थ्रियोनिन था, हिस्टामिन था, वैलिन था, आइसोल्यूसिन था, प्रोलिन था, और ये था आपका मिथायोनिन, एलानिन, और ये ल्यूसिन, और ये आपका लाइजिन, ये आपका है। तो आप इसमें से एसेंशियल निकाल सकते हो। देखो अर्जिनिन की बात करें तो अर्जिनिन आपका जो है यहाँ पे आपका आया था, ये वाला अर्जिनिन है, दिस इज आवर एसेंशियल अमीनो एसिड। देन अगर बात करें एलानिन का, ये नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड है। देन एस्पार्टिक एसिड की बात करें तो एस्पार्टिक एसिड भी हमारा नॉन एसेंशियल होगा, इसमें नहीं आ रहा है। देन लाइसिन की बात करें, दिस इज गोइंग टू बी एसेंशियल। ग्लूटामिक एसिड यहाँ पे आया हुआ है, जो है ग्लूटामिक एसिड, ये हम लोग का नॉन एसेंशियल यहाँ पे नहीं है, नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड। वैलिन VIP है हुआ है, यानी कि दिस इज और एसेंशियल अमीनो एसिड। तो ये तो कैटेगराइजेशन हो गया एसेंशियल और नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड का। अब पता करना है कि अगर pH इक्वल टू आपका बफर सोल्यूशन, देखो आप क्या दिया है बफर सोल्यूशन का, pH दे हैव गिवन 5। अब पता करना है कि कौन सा एज कैथोड की तरफ जाएगा और कौन सा एनोड की तरफ जाएगा, ये कैसे डिसाइड होगा। तो अगर मान लो कि जो अमीनो एसिड होगा अगर पॉजिटिवली चार्ज होगा तो ऑब्वियसली निगेटिव टर्मिनल की तरफ जाएगा, यानी कैथोड के साइड जाएगा। अगर अमीनो एसिड आपका निगेटिवली चार्ज होगा तो एनोड के पॉजिटिवली चार्ज टर्मिनल के तरफ जाएगा, यानी एनोड के तरफ जाएगा। तो इसके बेसिस पे आइडिया लगा सकते हो PI के बेसिस पे कि आपका इस केस में क्या है कि PI जो है आपका PS से ज्यादा है। तो जो है PS से ज्यादा होगा, यानी कि इन दैट सिनेरियो क्या होगा,
कि ये पॉजिटिवली चार्ज होगा, और पॉजिटिवली जब चार्ज होगा तो ये कैथोड की तरफ जाएगा। इसकी बात करें तो 6 पॉइंट ये भी pH 5 से ज्यादा है, ये भी आपका पॉजिटिवली चार्ज होगा और कैथोड की तरफ जाएगा। ये भी पॉजिटिवली, ये अगर बात करें तो ये आपका जो है निगेटिवली चार्ज होगा, क्योंकि इसका जो pH है PI है 5 से लेस है, तो यानी कि ये आपका एनोड की तरफ जाएगा। 9.87 वंस अगेन ये पॉजिटिव और ये कैथोड की तरफ जाएगा। 5 से लेस है तो जो है आपका निगेटिव और ये एनोड की तरफ जाएगा, 5 से ज्यादा है तो ये पॉजिटिव हो जाएगा और ये आपका कैथोड की तरफ जाएगा। तो आइडिया लगा सकते हो, इसको जो है एक सिंपल सा आइडिया मैं ऐसे दे देता हूं, जैसे 2.17 है ना, तो इससे अगर लेस pH होगा तो ये सभी प्रोटोनेटेड फॉर्म में होंगे, ये भी प्रोटोनेटेड होगा, साइड चेन भी प्रोटोनेटेड होगा, यानी इन दैट केस +2 चार्ज होगा। लेकिन जैसे ही आप 2.17 से ज्यादा रखते हो और 9.05 के बीच में रखोगे, क्या होगा, तो ये डीप्रोटोनेट हो जाएगा। जैसे ही डीप्रोटोनेट होगा, नेट चार्ज क्या हो जाएगा, +2 और -1, बिकॉज -1 यहां से आएगा, +2 ऑलरेडी वो प्रोटोनेटेड फॉर्म में, तो -1 आ जाएगा। तो यानी कि जब आप 5 इस रीजन के बीच में रख रहे हो, प्लस pH 5 रख रहे हो, तो ऑब्वियसली पॉजिटिव चार्ज ही आ रहा है, तो कैथोड की तरफ ही तो जाएगा। इसकी बात कर ले 2.34 और 9. तो 2.35 से ये क्या होगा, ये जब रहेगा तो ये प्रोटोनेटेड फॉर्म में रहेंगे, यानी कि पॉजिटिव 1 चार्ज रहेगा। लेकिन जैसे ही 2.35 से अगर यहां पे रखते हो तो इन दैट केस ये 0 इस पे न्यूट्रल चार्ज आ जाएगा। लेकिन जब हम लोगों ने pH 7 की बात किया हुआ है तो ऑब्वियसली ये पॉजिटिवली चार्ज ही हम लोग का कंसीडर किया जाएगा। तो नेट इस तरीके से आप कंसीडर कर सकते हो। तो अब बात करते हैं इसमें कि क्या बोला है, कैलकुलेट, पहला नंबर ऑफ नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड मूव टुवर्ड्स द कैथोड इज x। तो जो है नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड, ये 3 नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड है, कैथोड की तरफ कितने जा रहे हैं, तो एक तो हो गया एलानिन, दूसरा बात करें तो ये एनोड की तरफ जा रहा है, ये तीसरा बात करें भी एनोड की तरफ जा रहा है, यानी इस केस में आपका आंसर क्या हो जाएगा, x की वैल्यू हो जाएगी 1। y की बात करें तो y क्या बोला है, नंबर ऑफ एसेंशियल अमीनो एसिड दैट मूव टुवर्ड्स एनोड। तो एसेंशियल अमीनो एसिड पे बात करो तो ये तो कैथोड की तरफ गया, दूसरा एसेंशियल अमीनो भी कैथोड की तरफ, वैलिन की बात करें भी कैथोड की तरफ, यानी y की वैल्यू 0। z की बात कर लो, z क्या बोला है कि नंबर ऑफ अमीनो एसिड मूव टुवर्ड्स द कैथोड। तो कैथोड की तरफ देख लो 1 2 3 4 जो है कैथोड की तरफ जा रहे हैं, यानी z इक्वल टू वैल्यू हो जाएगा 4। तो टोटल वैल्यू क्या हो जाएगा, z इक्वल टू 4 है। टोटल सम पूछा है x + y + z इक्वल टू x + y + z इक्वल टू हाउ मच, दैट इक्वल टू 5। 5 इज द करेक्ट आंसर।